हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये केमिकल बॉन्डिंग में, जिसे हम कहते हैं बेंट्स रूल। ठीक है ना। इसको हेनरी बेंट्स ने 1926 में इसको क्या किया था बेटा, डेवलप किया था। ठीक है ना, इसको दिया था। तो बेंट्स रूल का केमिकल बॉन्डिंग में बेटा क्या रूल है, ठीक है ना, और इससे किस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। ठीक है, अगर हम देखें एनसीईआरटी में, तो बेटा एनसीईआरटी में ये बेंट रूल आपका दिया हुआ नहीं है। नॉर्मली जब हम क्या नाम है 11th क्लास में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग को, तो अक्सर हम इस क्या नाम है रूल को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन कंपटीशन लेवल पे अगर हम बात करें बेटा, चाहे जेई की बात करें या नीट की बात करें, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ठीक है ना, और मैं आपको बताऊंगा कि इस बेंट रूल की जो है बेटा एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना, ये किस प्रकार से हमें काम आएगा बॉन्ड लेंथ निकालने में बेटा, बॉन्ड एनर्जी निकालने में, बॉन्ड एंगल निकालने में किस प्रकार से काम आएगा। ठीक है ना, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किस प्रकार से हम इसके द्वारा निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, बेंट रूल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये जानते हैं कि भाई बेंट रूल हमें आता है, तो बेंट रूल अगर आपको आता है तो आपको ये जो मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं बेटा, तो इनके जवाब आपको आने चाहिए। ठीक है ना, जैसे बेंट रूल अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती है। ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा। तो अगर आपको पता है कि भाई इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब आपको बेंट रूल में कुछ ना कुछ पता है। ठीक है ना, एक होती है बेटा नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। तो अगर इसके बारे में पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो देखो मैं अभी बेंट रूल के अंदर इसको बताऊंगा बेटा। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या नाम है बेंट रूल जो होता है बेटा, ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल में लगता है या ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में लगता है। ठीक है ना, पेंटागोनल बाईपिरामिडल जो बेटा होती है आपकी ज्योमेट्री, ठीक है ना, उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है, sp3d3 पाया जाता है। या फिर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में लगता है, या फिर दोनों में लगता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेंट रूल बेटा एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में ही काम करता है। क्या इन दोनों ज्योमेट्री में बेंट रूल लगेगा आपका, ठीक है ना, दोनों में ही। ठीक है ना, पेंटागोनल बाईपिरामिडल या फिर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो देखो इसका आंसर हम निकालने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम। ठीक है ना, या फिर इसके अलावा और कहीं और भी ज्योमेट्री हैं जहाँ पे ये लग सकता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं हम इस रूल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, चलिए अगर बेंट रूल की बात करें, तो बेंट रूल हमें बेटा देखो, बेंट रूल के द्वारा हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का क्या रोल होगा इसमें। ठीक है ना, और बेटा बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें ये बताएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में ये बताएगा, बॉन्ड एंगल के बारे में ये हमें बताएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, बेंट रूल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अगर ये सभी चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आती हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ में और इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, दूसरी बात जैसे यहाँ पे एक मैंने नीचे मॉलिक्यूल लिखा N2H4, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, आप जानती हैं बेटा, एक N2F4 है ये। तो देखो इसका अगर N2H4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। देखो दोनों में ही NN के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर NN के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसको मैंने क्या मान लिया, D1 मान लिया है। और सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर मैंने NN के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसको क्या मान लिया है, D2 मान लिया है। अब आपको ये बताना है बेटा D1 और D2 बराबर होंगी बॉन्ड लेंथ, या D1 ग्रेटर देन D2 होगी, या D2 ग्रेटर देन D1 होगी। ठीक है ना, तो इसका भी कहीं ना कहीं जो है आंसर बेटा किसके द्वारा मिलने वाला है, हमें बेंट रूल के द्वारा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेंट रूल को। देखिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस रूल को आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। चलिए बेंट रूल, जो मैंने सबसे पहले लाइन आपके लिए लिखी थी बेटा, कि बेटा हम जो है क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में से ये किसके ऊपर बेंट रूल लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती है। देखो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। चलिए बेटा समझिए, मान लीजिए देखिए बेटा, मैंने एक यहाँ पर इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को, पहले इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। ठीक है ना बेटा, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल वो होती हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है सभी में सेम होता है। ठीक है ना, क्या होता है बेटा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है, उनमें सभी में क्या होता है, सेम होता है।
जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर उनमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आपका सेम है तो उनको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। चलो इसकी पहचान करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है BF3, आप इसको जानते हैं BF3, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो देखो इस तरह से बनेगा, ये रहा, ध्यान से देखेंगे इसको, ये देखिए बेटा, ये आ गया। अब मुझे ये बताइए यहाँ बोरोन के ऊपर किस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप देखेंगे बेटा ये जो ऑर्बिटल है ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें, और बेटा ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी कैसी है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और बेटा ये जो दिखाई दे रही है आपको ये भी कैसी है, ये भी आपकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो कहने का मतलब ये है कि BF3 में ये जो तीनों की तीनों बेटा क्या है, ये तीनों की तीनों sp2 जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाई दे रही हैं, इन सभी में अगर आप निकालोगे, इसमें निकालोगे या इसमें निकालोगे या इसमें निकालोगे, अगर इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो sp2 हैं इनमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर आप निकालोगे बेटा, तो इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आपका कैलकुलेट करने के बाद में कितना आएगा, बोलो कितना आता है बोलो sp2 में कितना आता है, बोलो sp2 में आता है बेटा 33.3% आता है। तो बेटा ऐसी हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है बेटा, सेम होता है। सभी में देखो, सभी में sp2 में एक ही एस ऑर्बिटल आपकी इन्वॉल्व हो रही है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। तो तीनों में आपका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या आपका सेम है। तो इसका मतलब इनको आप क्या बोलोगे बेटा, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बोलोगे HO। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, यानी कि उनमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है बेटा, सेम होता है, उन सबकी एनर्जी क्या होती है बेटा, सेम होती है, तो उनमें बेंट रूल नहीं लगता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में बेंट रूल आपका नहीं लगेगा। और देखो बेटा एक एग्जाम्पल और देखो, आप CH4 को देखते हैं हम। अगर मैं CH4 को बनाऊँ तो क्या है बेटा, यहाँ पे बोलो कैसा हाइब्रिडेशन आता है, इसमें sp3 आता है, सभी जानते हैं हाइब्रिडेशन निकालना। चलो अगर इसकी ज्योमेट्री बनाने की बात करूं तो देखो ज्योमेट्री ऐसी बनेगी बेटा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये देखिए ये बनेगी बेटा आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ये जो चारों के चारों आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या है, ये चार आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाले बेटा, है नहीं। देखो ये भी sp3 है बेटा, है ना, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और बेटा ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और बेटा ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। और इन सभी के बीच में आप देखोगे बेटा 109 डिग्री और 28 मिनट का क्या होता है, एंगल होता है सभी के बीच में। इसका मतलब ये चारों की चारों जो sp3 हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन सभी में अगर आप देखोगे तो इन सभी में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा आपका, बोलो एस करेक्टर क्या होगा बेटा, कितना होता है बोलो, 25% होता है। क्या होता है बोलो, आप जानते ही हैं sp3 में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होता है 25, और sp2 में कितना होता है 33.3, और बेटा sp में कितना होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, बोलो 50% होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी कैसी है बेटा, ये भी सारी की सारी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, चारों की चारों टेट्राहेड्रल में भी क्या है ये आपकी, बोलो ये भी आपकी है इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका मतलब बेंट रूल बेटा ऐसी ज्योमेट्री में भी काम नहीं करता है, क्लियर है। तो ऐसे ही आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा किसमें, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए बेटा, ठीक है ना, ये किस में काम करता है, देखो बेटा ध्यान से देख लो। नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आपको मिलेगी वो होती हैं, बोलो कौन कौन सी, एक sp3d और एक होती है बेटा कहाँ पर sp3d3। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है नीट में कि बेटा नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में पाई जाती हैं, एक sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, एक किसमें sp3d में, ठीक है ना, एक sp3d में, एक sp3d3
में ये दो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आपको नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगी, यानी कि इन सभी में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर जो होगा सबका एक जैसा नहीं होगा। यानी कि जैसे ऊपर 5 ऑर्बिटल हैं तो ये पांचों की पांचों ऑर्बिटल बेटा एक जैसी नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे कितनी है बेटा, ये आपका देखो 3 और 3 6 और एक 7, यहाँ 7 ऑर्बिटल है। तो ये सातों की सातों जो ऑर्बिटल हैं बेटा ये सेम नहीं है, इनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो समझ गए आप, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है जिनकी में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर क्या होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर क्या होता है भाई इनमें, बोलो, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर आर नॉट सेम। क्लियर है, चलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये भी यहाँ से मालूम पड़ गया बेटा कि जो बेंट रूल है आपका वो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में मिलेगा, वो मिलेगा बेटा sp3d में और sp3d3 में मिलेगा। क्लियर होगी बात। अब देखिए बेटा, अब केवल मैं आपको यहाँ पर sp3d को ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं इनकी कैसी ज्योमेट्री होती है बोलो, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में ही क्या मिलता है आपको, बेंट रूल मिलेगा बेटा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि भाई क्या नाम है, बेंट रूल कौन सी ज्योमेट्री में मिलेगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में मिलेगा, जो किस हाइब्रिडेशन में होती है, sp3d में। और sp3d3 की ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है, ठीक है ना। तो कौन सी दो ज्योमेट्री में बेंट रूल मिलेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो TBP का पूरा नाम लिख देता हूं मैं, ट्राइगोनल, इसको हम कहते हैं बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। बना देता हूं, देखो इसको, ये देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये सेंट्रल एटम है यहाँ पे, ये देखिए इस C में आपको मिलता है बेटा क्या, बोलो, बेंट रूल आपको यहाँ मिलेगा, TBP है। इसको ऐसे मिलाइए, ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, ये होगी, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ देखिए, ये जो आपकी sp3d में, TBP में ये जो पांचों ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रही हैं, ये पांचों की पांचों जो ऑर्बिटल हैं बेटा sp3d, कितनी ऑर्बिटल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हैं आपकी 5 ऑर्बिटल है बेटा, है ना। अब ये पांचों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिट, कौन कौन सी ऑर्बिटल है बेटा, एक तो s ऑर्बिटल है, p में क्या है 3 है, तो p में कौन कौन सी है, px है बेटा, और क्या है यहाँ पर py है, और बेटा क्या है यहाँ पर pz है, और d में कौन सी है बेटा dz² होती है, ठीक है ना। तो ये भी आगे चल के बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो dz² ही क्यों लिए बेटा, तो देखो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये पांचों की पांचों जो आपको ऑर्बिटल दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखो sp3d में ये जो पांचों की पांचों ऑर्बिटल दिखाई दे रही हैं बेटा, ये पांचों इक्विवेलेंट नहीं होती। कौन कौन सी होती है इक्विवेलेंट बेटा, ये तीनों तो एक साथ होती हैं इक्विवेलेंट, सेम होती हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, और बेटा ये दो जो दोनों दिखाई दे रही हैं ये दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर क्या होता है बेटा, सबका सेम नहीं होता है। तो बेंट रूल बेटा यहां से ही स्टार्ट होता है। अब देखिए क्या है बेंट रूल बेटा, बेंट रूल जो है आपका बेटा TB, ये जो TBP है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो ज्योमेट्री है बेटा, इसी के ऊपर बेंट रूल आपका लगेगा sp3d में। क्लियर होगा। अब बेटा बेंट रूल ये कहता है कि ये जो sp3d में ये जो आपकी पांचों ऑर्बिटल हैं बेटा, बेंट रूल इनको दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। एक कौन कौन सी बेटा, एक आपकी P और D, एक तो ये होगी, और दूसरी होती है कौन सी बेटा, एक S और दूसरी कौन सी P2, तो ये होगी आपकी दो, ये होगी, ठीक है ना। इन दोनों को हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यानी कि बेंट रूल के अनुसार ये पांचों की पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा सेम नहीं है, तो इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक sp2 और एक pd। तो अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर बेटा ये वाला, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला,
ठीक है ना। तो ये तीनों की तीनों जो दिखाई दे रही हैं बेटा, ये वाली, ये कौन सी है बोलो, ये इनके बीच में कितने का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो ये जो sp2 वाली हैं बेटा, ये sp2 वाली हैं, ये वाली सारी, ये 3 sp2 वाली हैं आपकी, ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्लियर है। और ये जो pd वाली हैं बेटा, ये pd वाली है, pd वाली ये है, ये वाली pd वाली कौन सी है आपकी, ये है बेटा, ठीक है ना। pd वाली कौन सी है, ये वाली। तो ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है बेटा, ये तीन जो हैं, 3 sp2 जो हैं, ये तीनों क्या हैं आपकी, बोलो एक्सियल पे हैं, सॉरी इक्वेटोरियल पे हैं। ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है बेटा। और ये जो आपको दिखाई दे रही है pd, ठीक है ना, ये जो pd वाली है, ये कहाँ पर है बेटा, एक्सियल पर है, ये एक्सियल है, ये भी पोजीशन क्या कहलाती है, एक्सियल पोजीशन कहलाती है। तो बेंट रूल के अनुसार sp3d की 5 ऑर्बिटल को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है ना, जिसमें से 3 तो होती हैं बेटा एक ही प्लेन में होती हैं, ये वाली sp2 वाली, ठीक है ना। और ये जो pd वाली होती हैं, ये कहाँ हो जाती हैं, एक्सियल पर पहुँच जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, pd का जो बेटा शेप होती है, जो ये थोड़ी पतली हो जाती है, तो यहाँ पर लेंथ क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो sp2 वाली होती है बेटा, यहाँ पर इनका जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है, आप देखोगे वो कितना होगा बोलो, वो होगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा यहाँ पर 33.3% होगा। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है, ये जो इक्वेटोरियल वाली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, इनका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। जबकि जो एक्सियल पे जो होती हैं, एक्सियल वाली देखोगे तो यहाँ पे तो कोई भी एस ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आता है बेटा, वो कितना आता है, 0 आता है, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो जो एक्सियल पर हैं आपकी sp2 वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है बेटा, एक्सियल वालियों का ज़्यादा होता है। और सॉरी, एक्सियल वालियों का परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है बेटा, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एस ऑर्बिटल नहीं है। और जो इक्वेटोरियल पर होती हैं, उनका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि एक्सियल की कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो देखो बेंट रूल क्या कहता है बेटा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर आपका बढ़ेगा, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कौन सी ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा, बोलो कौन सी ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा, जो इक्वेटोरियल पर होती हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर बढ़ता है, तो भैया बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो भैया बॉन्ड की एनर्जी भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, ठीक है ना। बॉन्ड की एनर्जी अगर बढ़ती है, तो भैया बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बोलो घटती है। तो बॉन्ड लेंथ अगर घटती है, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ये बातें आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। देखो एस ऑर्बिटल क्या होती है, न्यूक्लियस के पास होती है। तो न्यूक्लियस के पास होने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। क्लियर होगा। तो इक्वेटोरियल पर जो है आपकी जो ऑर्बिटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना। तो ये बात निकल के आ गई बेंट रूल के अनुसार बेटा, कि बेंट रूल ने क्या किया कि ये जो sp3d ऑर्बिटल है बेटा, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बेंट ने क्या कहा, एक तो sp2 और एक कौन सी बेटा, pd वाली, ठीक है ना। sp2 को क्या कहाँ पर रख दिया, इनको रख दिया बेटा, इनको बोला उन्होंने इक्वेटोरियल, इन्हें कहा इक्वेटोरियल ऑर्बिटल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कहा इनको, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल कहा। और जो pd वाली है बेटा, इनको कहाँ पर रखा, एक्सियल पे, तो इन्हें कहा एक्सियल ऑर्बिटल। इनको एक्सियल ऑर्बिटल भी उन्होंने कहा, एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अब ये जो sp2 है, ठीक है ना, sp2 वाली जो इक्वेटोरियल पे है, यहाँ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा है। जबकि अगर हम इसकी बात करें एक्सियल वाले की, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ p करेक्टर क्या है बेटा, ये ज़्यादा है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है, तो बेटा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ घटती है। लेकिन जब परसेंटेज ऑफ p करेक्टर बढ़ता है, तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आपकी घटती है, ध्यान रखना। बॉन्ड एनर्जी भी घटती है आपकी, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, घटती है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए, तो बेंट रूल ने sp3d ऑर्बिटल जो 5 हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल और बेटा कौन सी, आपकी pd वाली एक्सियल ऑर्बिटल,
ठीक है ना। और sp2 वाली जो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है वहाँ पे एस करैक्टर ज़्यादा है, और pd वाली जो एक्सियल ऑर्बिटल है बेटा वहाँ पर एस करैक्टर क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसी को मिला के बेटा बेंट ने 2 स्टेटमेंट दिए। बेंट ने 2 पॉइंट निकाले आपके। क्या निकाले? इन्होंने कहा भाई कि जो आपके क्या बोलते हैं उसको लोन पेयर, इन्होंने कहा कि भाई जब भी लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर हम टीबीपी में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में हमेशा कहाँ रखेंगे? इक्वेटोरियल पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा? इक्वेटोरियल पर रखेंगे। जो इक्वेटोरियल वाली जो पोजीशन है वहाँ पर रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्यों रखेंगे भाई क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बेटा? न्यूक्लियस के क्लोज रहेंगे। तो लोन पेयर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उनको आप कहाँ लगाओगे बेटा? इक्वेटोरियल पे लगाओगे तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा लोन पेयर कहाँ लगाओगे बेटा? टीवीपी ज्योमेट्री में कहाँ लगाओगे? बोलो कहाँ लगाओगे? बिल्कुल सही, इक्वेटोरियल पर लगाओगे। दूसरा पॉइंट भैया इन्होंने ये कहा कि जो आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्या होता है? जो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्लियर है भैया? वो कहाँ लगेगा? वो उन्होंने कहा भैया ये लगेगा एक्सियल पोजीशन पर। कहाँ लगेगा? एक्सियल पोजीशन पर लगेगा। भाई मुझे ये बताओ, अगर जैसे मैं बात करता हूँ बेटा PCl3 और F2 की बात करता हूँ, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है, अगर मैं इसमें हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करूँ तो बेटा sp3d आएगा, और जो आपका HO आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कितना आएगा? 5 आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना आता है आपका। सेंट्रल एटम आपका ये है। तो अगर मैं इसमें लोन पेयर निकालूं, ठीक है ना, LP निकालूं, तो लोन पेयर कितने आएंगे बेटा? देखो लोन पेयर 5 माइनस सराउंडिंग कितने? 5 है, तो इसका मतलब लोन पेयर कितने हो गए? 0 हो गए। तो अगर मैं इसका इस ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करूं तो देखिए ये होगा आपका सेंट्रल एटम P, ये हो गई आपकी कौन सी बेटा? इक्वेटोरियल वाली, और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्सियल वाली। तो इनमें से मैं कहाँ लगाऊं बेटा? सबसे बड़ी समस्या ये थी, बेंट रूल जब नहीं आया था तो लोगों ने क्या किया कि F को यहाँ भी लगा दिया बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को इक्वेटोरियल पे लगा दिया, या कुछ ने क्या कहा बेटा F2 को ऊपर लगा दिया, एक्सियल पे लगा दिया। तो जबकि बेंट रूल क्या कहता है कि भाई जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको कहाँ लगाओगे आप? उसको लगाओगे आप बेटा कहाँ पर? एक्सियल पोजीशन पर, जैसे F यहाँ लगाओगे। अब एक्सियल पोजीशन पर लगाने का मतलब क्यों हुआ बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि ठीक है ना, ये फ्लोरीन अपने आप में ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ये किसी ऐसी ऑर्बिटल के पास, ऐसी ऑर्बिटल पे लगेगा जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो रिपल होगा। तो रिपल्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फ्लोरीन को कहाँ लगाना पड़ा? हमें एक्सियल पे लगाना पड़ा, ठीक है ना। तो उसके बाद में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसको हमेशा कहाँ लगाते हैं? ध्यान रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं कि जब भी हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगाएंगे तो एक्सियल पे लगाएंगे। क्यों लगाते हैं एक्सियल पे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको इक्वेटोरियल पे लगाते हैं। तो एक्चुअल में यही इसका सही स्ट्रक्चर होता है। क्लियर होगा? तो बेंट रूल अगर आपको नहीं पता होता तो आप इसकी ज्योमेट्री नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ लगाएंगे बेटा? एक्सियल पे लगाएंगे, और जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कहाँ लगाएंगे बेटा? इक्वेटोरियल पे लगाएंगे। क्लियर होगी? तो पहला पॉइंट आपका निकल के आ गया ये वाला बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखिए, अगर हम बात करें किसकी बेटा? अगर मैं बात करूं ClF3 की, देखो ध्यान से देखो, ClF3 की बात करता हूं तो मैं इसमें अगर HO निकालने की कोशिश करता हूं, देखो तो मेरा कितना आता है? यहाँ पे 5 आता है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d आएगा यहाँ पे। और लोन पेयर भी निकालते हैं, तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं? टोटल जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें से क्या घटा दो? सराउंडिंग एटम। तो 5 में से कितने गए भैया? 3 गए। तो 3 का मतलब कितने लोन पेयर आ गए? 2 लोन पेयर आ गए। चलिए, तो भैया 5 का मतलब ज्योमेट्री कैसी है? TBP है। तो अब मुझे ये बताइए भैया, अब आपके पास में क्या है? 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो अगर आप बात करें तो Cl तो कहाँ जाएगा बोलो? बीच में आ जाएगा, सेंट्रल एटम पर यहाँ जाएगा, यही आएगा Cl।
क्लियर है। अब लोन पेयर कहाँ लगाने बोलो, लोन पेयर लगाएंगे हम कहाँ बोलो, कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पर लगाएंगे बेटा, कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पर लगाएंगे। एक लोन पेयर यहाँ लगाइए और एक लोन पेयर आ गया आपका यहाँ पर, और बेटा तीनों एफ आ जाएंगे, एक एफ यहाँ जाएगा बेटा, एक एफ यहाँ जाएगा, एक एफ यहाँ जाएगा। क्लियर है, ये आ गया, लोन पेयर यहीं आएंगे दोनों के दोनों। अब आप कह सकते हो कि सर लोन पेयर यहाँ क्यों आए इक्वेटोरियल पर, भैया लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, और जो इक्वेटोरियल पर जो ऑर्बिटल होती है बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर की वजह से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अट्रैक्शन है, ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़िया बनी रहेगी। क्लियर होगी बात। चलो इसी प्रकार आप देख सकते हो बेटा किसमें, SF4 में देख सकते हो। तो यहाँ भी अगर हाइब्रिडेशन आप निकालने की कोशिश करोगे तो बेटा sp3d आएगा, तो मतलब यहाँ भी HO नंबर जो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कितना आएगा, 5 ही आएगा बेटा। और लॉन पेयर अगर आप निकालोगे इसमें तो लॉन पेयर आ जाएगा 5 - 4, तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 1 लॉन पेयर आ गया। क्लियर है। तो इसका मतलब एक लॉन पेयर है, 4 आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। तो बताइए क्या बनाएंगे, तो ज्योमेट्री तो कौन सी होगी इसकी भी, TPP होगी बेटा। तो देखिए, तो बेंट रूल क्या कहता है, लोन पेयर कहाँ आएगा बेटा, लोन पेयर आएगा आपका हमेशा कहाँ पर बोलो, इक्वेटोरियल पर। तो एक ही लोन पेयर है तो भैया एक लोन पेयर यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी जो यहाँ बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, ये देखो ये बन जाएगी, ये बनेगी बेटा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको बोलो, ये कौन सी वाली है, ये कौन सी वाली है भाई, SF4 में एक लोन पेयर है, इसे हम बोलते हैं बेटा सीसा से। क्या बोलते हैं इसको, सीसा, याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सीसा शेप बोलते हैं, सीसा शेप बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि भाई बेंट रूल आखिरकार बताना क्या चाह रहा है ना। चलिए, तो बेंट रूल ये बताना चाह रहा है कि भैया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो आपकी ज्योमेट्री होती है उसमें आप एलिमेंट को कहाँ कहाँ लगाना, यानी कि लॉन पेयर को कहाँ लगाओगे और एलिमेंट को कहाँ पे लगाओगे, ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल में दो प्रकार के मिल सकते हैं बेटा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर होगी बात। चलिए बेटा, अब देखिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेंट रूल से रिलेटेड। ये देखिए भाई, एक हमारे पास है N2H4, ध्यान से देखेंगे, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे NN और बेटा 2H यहाँ जाएंगे इस प्रकार से। तो बेंट रूल के द्वारा आपने ये सीखा कि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहाँ पर एस करैक्टर ज़्यादा होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना, वहाँ पर P करैक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो इसमें इसकी हमने बॉन्ड लेंथ मान ली है D1 N के बीच में। एक दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास में बेटा जिसका नाम है N2F4। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर बनाइए NN, और भैया यहाँ पर आ गया F, और 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 यहाँ पर भी नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा। तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है आपने मानी है उसको D2 मान लीजिए। अब वो कह रहा है बोलो D1 और D2 में कौन सी बड़ी होगी। तो बेटा ये भी जो क्वेश्चन है आपका कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पर क्या लगने वाला है, यहाँ पर भी आपका बेंट रूल लगेगा। क्या लगेगा आपका, यहाँ पर बेंट रूल लगेगा बेटा। क्लियर है। अब बेंट रूल कैसे लगेगा, बेंट रूल क्या कहता था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहाँ पर एस करैक्टर ज़्यादा होगा। तो इसको देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या है, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर क्या है बेटा, यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर ज़्यादा होगा अगर यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर इधर भी परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर क्या है, ज़्यादा है। तो बेटा फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, पी करैक्टर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ पी करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो एस करैक्टर जब ज़्यादा होता है तो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होती है बेटा, घट जाती है। पी करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर पी करैक्टर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ एस करैक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पर पी करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से परसेंटेज ऑफ पी करैक्टर अगर बढ़ेगा बेटा तो बॉन्ड एनर्जी घटती है, याद रखो इसको। और बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बेटा, घटती है, ध्यान रखो।
बहुत ट्रिकी, बहुत सिंपल लैंग्वेज से, बहुत सिंपल तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बेंट रूल ने क्या कहा था, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होगा, या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बात एक ही होगी ना। इसमें देखिए बेटा, यहाँ पर जो फ्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर पी करेक्टर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एस करेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ पर पी करेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या होगा बेटा, एस करेक्टर क्या होगा आपका, बोलो, ज़्यादा होगा। तो जब एस करेक्टर ज़्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, आपकी घटेगी। क्लियर है। तो इसका मतलब इन दोनों में पता लग गया आपको कि भैया किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, D1 और D2 में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे भैया D2 से D1 की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से बेंट रूल के क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व करा देता हूँ आपको। देखो, बेंट रूल पे बेस है, ये नीट में पूछा गया है बेटा। एक मॉलिक्यूल हमारे पास है H और बेटा यहाँ पर है O, और ये हो गया हमारे पास O, और यहाँ पर है हमारे पास H। ध्यान से देखेंगे, ये एक फर्स्ट मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल है बेटा। यहाँ पर है मेरे पास F और यहाँ पर है मेरे पास O, और ये भी O है और यहाँ पर F है। तो यहाँ पर इन दोनों O के बीच में बॉन्ड लेंथ मैंने मान ली D1, इन दोनों O के बीच में मैंने बॉन्ड लेंथ मान ली D2। आपसे पूछ रहा है बताओ इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है कौन सी ज़्यादा होगी, D1 ज़्यादा है D2। तो बिल्कुल वही देखना है कि सराउंडिंग एटम देखिए कौन सा लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भैया यहाँ पर एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जब एस करेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ पर पी करेक्टर क्या होगा, आपका एस करेक्टर कम होगा, ऐसे कह सकते हो, या पी करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा। यहाँ पर देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर पी करेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो भैया आप समझ गए ना, एस करेक्टर ज़्यादा होने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है ना। और भैया पी करेक्टर ज़्यादा होने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो D1 ग्रेटर देन D2। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बेटा चुटकी में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको बेंट रूल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको, ठीक है ना। चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन अगर बेंट रूल का आता है तो उसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो बेटा, सोल्व कर सकते हो। बेंट रूल हमें कहाँ मिलेगा बेटा, बेंट रूल मिलेगा हमें sp3d में और sp3d3 में मिलेगा बेटा। दो प्रकार की ज्योमेट्री में मिलता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दो प्रकार की ज्योमेट्री में मिलता है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए।